हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं इतिहास क्या है। तो क्या आप लोग ये जानने की कोशिश किए हैं कि इतिहास क्या है? सिंपल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं कि बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं, है ना। लेकिन आखिर इतिहास है क्या? तो वैसी चीजें, वैसी या घटनाएं जिसका कोई साक्ष्य हो कि हाँ ये चीज हुआ था। दंत कथा नहीं। दंत कथा मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी ने कह दिया कि वो चीज हुआ था लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसे हम इतिहास तो नहीं मान सकते क्योंकि उसके साक्ष्य होना बहुत जरूरी है, चाहे वो साक्ष्य लिखित हो या फिर कोई पुरातत्व हो। पुरातत्व मतलब कि जैसे कि किसी चीज का साक्ष्य मिलना, चाहे वो टूटे हुए बर्तन हो या कोई इमारत हो, है ना। जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, तो ताजमहल जो है आज भी स्थित है, लेकिन शाहजहां इस दुनिया में नहीं है। फिर भी हम लोग शाहजहां को जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? क्योंकि हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, है ना। ताजमहल अभी भी है लेकिन शाहजहां नहीं है ना, तो शाहजहां आप लोगों के सपने में तो आकर के नहीं कहा था कि मैंने ताजमहल बनवाया। ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग को इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है। प्लस पॉइंट कि इतिहास से हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भीषण युद्ध हुआ तो उसके परिणाम को देख करके हम लोग ये डर रखते हैं कि अगर हम भी ऐसा कार्य अभी कर देते हैं तो इसके दुष्परिणाम ना जाने हमारे आने वाली कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़े। जैसे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। कब गिराया? 6 अगस्त 1945 1945 को गिराया। तो उसके भीषण परिणाम, बहुत ज़्यादा भीषण परिणाम उसके हुए जिससे लोगों ने भुगता। तो अब आजकल हम लोग क्या करते हैं? सतर्कता बरतते हैं। सभी, लगभग सभी देशों के पास परमाणु बम इत्यादि बहुत सारे ऐसे ऐसे औजार बन चुके हैं, हथियार बन चुके हैं, बम बन चुके हैं। लेकिन हम लोग उसको यूज करने से थोड़ा अपने आप को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम लोग उसके दुष्परिणाम जानते हैं कि ये हमें ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर सकता है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, जिसके कितने भयंकर परिणाम हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इसे अगर हम लोग करना चाहें तो ये 5-6 पन्ने का चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसे एक सॉर्ट आउट किए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इति मतलब ऐसा ही या इस प्रकार, ह मतलब निश्चित रूप से या वास्तव में, आस मतलब था या रहना, मतलब वास्तव में ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही रहा हुआ होगा वो। तो ये संस्कृत के शब्दों से बना है, इति, ह और आस, जिसका अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास वह विषय है जिसमें हम अतीत की घटनाओं को प्रमाणों के आधार पर समझाते हैं और उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। समझाते हैं या समझते हैं? ओके, यहाँ पे समझते होगा। समझते हैं और उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तो मैंने इस बात को कहा था कि प्रमाणों के आधार पर, मतलब वो दंत कथा नहीं होनी चाहिए। बचपन में एक घटना होती है, आप सबों के साथ भी हुआ होगा कि किसी बच्चे ने कह दिया कि वहां मत जाओ, वहां पे भूत रहता है। लेकिन भले ही वहां पे भूत रहे या ना रहे, लेकिन ये एक दंत कथा हो गया, किंवदंती हो गई कि वहां पे भूत रहता है, भले ही उसके प्रमाण ना मिले हो, है ना। तो उसका प्रमाण रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो या कोई भी चीज हो, उसके प्रमाण थे और हैं, तभी ना हम लोग जान रहे कि हाँ हड़प्पा सभ्यता भी रहा था, है ना। इतिहास हमें यह बतलाता है कि पहले का मानव जीवन कैसे था, समाज और संस्कृति कैसी थी। कि पहले का मानव जीवन कैसा था। जैसे आज हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, अचानक से तो वैसा घर नहीं बना होगा। अगर हम लोग आदि मानव को देखें तो वो लोग कैसे रहते थे? जंगलों में रहते थे,
पेड़ों के छाल को लपेटते थे, पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, फल खाते थे, सब्जियां खाते थे। और यहाँ तक कि उन लोगों ने आग का खोज किया। पहले आग का भी खोज नहीं था। वो लोग जो मांस खाते थे ऐसे ही जानवरों को मार करके खाते थे। कोई औजार नहीं था, मीन्स पत्थर के औजार ही बनाते थे। पत्थर, पहले तो पत्थर से ही स्टार्ट किए उन लोग, पत्थर से मार करके किसी जानवर को मार दिया, फिर उसका मांस खाया। फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई, तो हम लोग को इसके जो है प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तब हम लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, है ना। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, है ना। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है। भीमबेटका में क्या है ना कि उसकी दीवार पे चित्र बना हुआ है और दर्शाया गया है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो उस चित्र को देख के समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से नोट्स जरूर बना लें। अब हम लोग इतिहास के कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं। प्रत्येक पीढ़ी इतिहास में अपने अध्याय जोड़ती है और उससे पहले से लिखे गए अध्यायों की पुनर्व्याख्या करती है और उसमें नई बातें को जोड़ती है। इतिहास हमें वर्तमान स्थिति समझने और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने फर्स्ट में ही बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है भविष्य के प्रति दृष्टिकोण। इसका सीधा मतलब हमारी भावी पीढ़ी से है। हम लोग चाहें तो क्या अभी युद्ध नहीं कर सकते किसी देश से? कर सकते हैं ना, लेकिन उसका परिणाम हमें पता है कि उसका भीषण परिणाम होगा और हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसे भुगतेगी। इसलिए जो हम लोग जो है थोड़ी सावधानियां बरतते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि मानव होने का क्या अर्थ है। यह मानव जाति की महान उपलब्धियों और विनाशकारी गलतियों को उजागर करती है ना। महान उपलब्धियों और विनाशकारी गलतियों को उजागर करती है। जैसे कि कोई राजा है, वो बहुत सारा क्षेत्र को जीत लिया, तो हम लोग उसकी उपलब्धियां देखते हैं कि ये राजा जो है उसका क्षेत्र यहाँ तक था, उन्होंने अपना क्षेत्र को यहाँ तक विस्तार किया। लेकिन अगर हम देखें कि विनाशकारी गलतियों को उजागर करती है, जैसे कि अशोक राजा था, उन्होंने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग कहाँ है? वर्तमान का जो उड़ीसा क्षेत्र है ना, वही पहले कलिंग का क्षेत्र था। और इतना भीषण युद्ध हुआ, इतना भीषण रक्तपात हुआ कि उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने की ठानी और फिर वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। ओके, क्लियर? इतिहास हमें बताता है कि यह कितना विविधतापूर्ण हो सकता है और शांति की महत्वता को बतलाता है। यहाँ शांति की महत्वता का अर्थ यही है कि किसी युद्ध से कितना विनाशकारी हो सकता है, कितने लोग और कितनी पीढ़ियां इससे प्रभावित हो सकती है ना। समझ रहे होंगे आप लोग। इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों की जरूरत पड़ती है। इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है और वो साक्ष्य दो तरह के होते हैं। फर्स्ट तो हो गया पुरातात्विक एंड सेकेंड हो गया साहित्यिक। पुरातात्विक में वो हो गया जैसे कि कोई बर्तन और इमारत, और साहित्यिक में हो गए कोई धार्मिक ग्रंथ, है ना, किसी भी धार्मिक धर्म के हो वो, या फिर पांडुलिपि इत्यादि इत्यादि। और भी हम लोग आगे देखते हैं, मैंने बस एक दो एग्जांपल दे दिया है। पुरातात्विक स्रोत वो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें भूमि की खुदाई से प्राप्त होते हैं और जिनसे हमें अतीत की जानकारी मिलती है, जैसे कि शिलालेख। तो शिलालेख क्या है? पत्थर या स्तंभ पर खुदे लेख, शासकों के आदेश और घोषणाएं। उसमें क्या होता है? शासकों के आदेश और घोषणाएं। जैसे कि कोई राजा है, उन्होंने एक घोषणा किया कि इस गांव के लोग जो है इतना कर देंगे, तो उसे वो क्या करता है ना कि उस पत्थर पे लिखवा देता है ताकि लोगों को ये लंबे काल तक पता रहे। जैसे कि अभी हम आज के ज़माने में हैं, वर्तमान की स्थिति को हम समझते हैं और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कोई क्षेत्र है, वहाँ का कोई विधायक है या वो कहीं का कोई सांसद है। मान लीजिए कि वो कहीं पे सड़क बनवा दिया या कहीं पे नल लगवा दिया,
है ना। तो वो क्या करता है ना कि वो अपना नाम जो है एक पत्थर पर लिख देता है कि फलना सांसद या फलना विधायक ने इस तिथि को इसका उद्घाटन किया। इससे क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। जैसे किसी ने किया तो वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लोग जानते हैं, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है ना कि मनुष्य भूल जाता है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है ना तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये चीज किसने बनवाया, तो भैया उसने बनवाया था। है, भले ही वो आज वो उस पोस्ट पे रहे या ना रहे, लेकिन उनका नाम क्या होता है, चलता रहता है कि उसने बनवाया था। सिक्के, सोना चांदी तांबे के सिक्के, शासक का नाम व चिन्ह के साथ सिक्के। पहले के ज़माने में जो चांदी के सिक्के या कुछ भी सिक्के चलते हों, जैसे कि गुप्त काल का सिक्का बहुत ही फेमस रहा है। तो उसमें क्या होता था ना कि बहुत सारे राजा जो होते थे वो कोई कोई राजा क्या करते थे, अपना चेहरा उस पर क्या करते थे, ऐसा टिप्पा टाइप का लगा देते थे, या फिर अपना कोई भी हम आप किसी अन्य देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भारत का ही हो। और उस पर क्या करते थे कि अपना नाम या फिर कोई भी अपना चिन्ह जो उसके राज्य का हो सांकेतिक कर देते थे कि ये मेरा ही है ना। मूर्तियां, देवी देवताओं और शासकों की मूर्तियां, कला और धर्म की जानकारी। मूर्ति, कोई कहीं की मूर्ति है, जैसे कि बुद्ध की मूर्ति है या किसी भी चीज की मूर्ति है, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है, उस धर्म की पता चलता है कि ये लोग जो है इस धर्म की पूजा करते थे, इस धर्म को मानते थे। यहाँ की मूर्तियां जो है इस पत्थर से बनाई गई है, इस काल की मूर्तियां इस पत्थर से बनाई गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शासन काल रहा था, उस शासन काल में ये पत्थर पाए जाते थे या वो पत्थर पाए जाते थे। इनसे ये चीजें भी रिलेट होती है। ओके, भवनों के अवशेष, किले मंदिर या स्तूप, जैसे कि कोई भी किला है या कोई मंदिर है, जैसे लौह स्तंभ है, दिल्ली में है ना लौह स्तंभ, तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि उस लौह स्तंभ में अभी तक जो है ना जंग नहीं लगा है। तो जंग क्यों नहीं लगा है, तो जिस राजा ने भी जिसके भी शासन काल में वो बना होगा, तो उस काल के लोहे को की गुणवत्ता को वो दर्शाता है कि इस टाइप का जो लोहा से वो बनाया गया है वो सर्दी गर्मी धूप बारिश में इतना रहता है, इतने वर्षों तक रहता है, फिर भी उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है ना। और जैसे कि भवनों के अवशेष, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बहुत ही फेमस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं, है ना। उसके अवशेष में हमें क्या क्या मिले हैं, जैसे कि कुछ भी मिले हैं, बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं या चावल के टुकड़े या फिर जो भी मिले हों, तो हम लोग को उससे प्रमाणित होता है ना कि हड़प्पा काल में लोग ये चीज़ों का यूज किया करते थे। जैसे कि वहाँ की सड़कें को हम देख लें, तो हड़प्पा काल की सड़कें जो होती थी वो क्या होती थी, बिल्कुल सीधी होती थी और 90 डिग्री यानी कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, है ना। और भी वहाँ पे बहुत सारे स्नानागार इत्यादि बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। तो हम लोगों को ये पता कैसे चला, क्या कोई हड़प्पा काल के व्यक्ति कोई जीवित हैं जो उन्होंने आकर के आपको बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ वैसा होता था? नहीं ना, हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, उसके प्रमाण मिले हैं, उस बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, है ना। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड, साहित्यिक स्रोत पर। तो साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो किसी भी ग्रंथ के हो, है ना, यहाँ पे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, किसी भी धर्म के हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो है ना वो साहित्यिक स्रोत में आएंगे। वेद हो गए, उपनिषद हो गए तथा विभिन्न धर्मों के लिखे गए पुस्तक। विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि फाहियान, फाहियान कहाँ का यात्री था, चीन का था। ओके, और ह्वेन सांग ये कहाँ का था, ये भी चीन का था। और इबन बतूता ये कहाँ का था, ये मोरक्को का था। आप लोग नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा इसको, मोरक्को का था। विदेशी यात्रियों के विवरण, फाहियान, ह्वेन सांग, इबन बतूता।
साहित्यिक स्रोत हमें समाज, संस्कृति और विचारधारा की जानकारी देती है। यहाँ पे आप लोग विचारधारा पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। विचारधारा का मतलब जैसे कि कोई यात्री आया, ये दोनों यात्री जो चीन का था, वो आया, भारत दर्शन किया, भारत के बारे में जाना। अब उन्होंने जो अपने पुस्तक में लिखा, तो उन्होंने जरूर ही लिखा होगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा, यहाँ की भारत देश की विभिन्नताओं के बारे में, और भी जो भी हो, उन्होंने देखा, उस चीज को समझा, फिर उन्होंने लिखा। तो आज की क्लास आप लोगों को मेरी समझ आई होगी कि इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, और इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे क्लास में। आप लोगों की मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह बने रहें हमारे क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।